नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में। हम इंडिया ज्योग्राफी को एक नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठार के कुछ पर्वतों के बारे में। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के कुछ और पर्वत। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा सेशन चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत के इस सेशन में हम देख रहे थे प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो आज इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के सेशन में। आज हम देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। किसको देखेंगे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज देखने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में आज बात करेंगे। कहां पर विस्तारित है, किस प्रकार से है, वो देखेंगे। एक मैप के माध्यम से देखते हैं। इस प्रकार से ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इधर हमारी ये अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका विस्तार प्रारंभ होता है। अरावली के बाद आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल के बाद आती है हमारी ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इस प्रकार से ये कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल श्रेणी और ये अरावली। तो इस प्रकार से ये विस्तारित है। इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में है? तो देखो, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी कि 3 राज्यों में इस श्रेणी का क्या है? विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, जिनमें से सर्वाधिक जो विस्तार है कहां पे? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। हम इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। यहाँ की 3 प्रमुख पर्वतों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी है वो देखो। इसके अंदर 3 पर्वतों को देखेंगे। एक है राजीपला, दूसरी महादेव और तीसरा मैकाल पर्वत। इस प्रकार से हम इस पहाड़ी को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। राजीपला, महादेव और मैकाल पर्वत, इन तीनों के आधार पर हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो राजीपला है वो कौन से राज्य में है? तो वो गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। महादेव जो श्रेणी है वो मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। और मैकाल है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। महादेव जो पर्वत है वो मध्य प्रदेश में विस्तारित है। राजीपला कहां पे है? गुजरात राज्य में विस्तारित है। ये जो सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक या ब्रंशोथ पर्वत है। अब आप कहोगे सर ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्रंशोथ क्या होता है? तो भ्रंश घाटी के जो पास में जो बनते हैं वो पर्वत कैसे होते हैं? ब्लॉक। अब भ्रंश घाटी क्या होती है? तो देखो, पृथ्वी के भूगर्भिक हलचलों की वजह से जो प्लेटें हैं वो कुछ उथल पुथल हो जाती है। किस प्रकार से होती है? या तो ये थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा या ये भाग कैसा हो जाएगा? नीचा धस जाएगा। तो देखो, जब भूगर्भ में कुछ हलचलें होती है तो ये जो भाग थोड़ा सा क्या हो जाता है? नीचे धस जाता है। ये जो प्लेटें किधर धस गई? नीचे धस गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया? भ्रंश घाटी बन गई। कौन सी घाटी बन गई? भ्रंश घाटी। अब देखो, ये जो भाग है दूसरा, इसके किनारों वाला जो भाग वो इसके भ्रंश घाटी की अपेक्षा क्या होगा? ऊपर उठा होगा, जिन्हें हम कहेंगे ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं इन्हें? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत कहते हैं।
अब ये ऐसे भी बन सकता है, ये तो धंसने से बना है। और अब ये देखो, जैसे ये कोई प्लेट थी, ये कोई भूगोलिक क्षेत्र था, हलचलें हुई कुछ, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो भाग ऊपर उठ गया बीच का, ये जो भाग बीच का उठा, इसे हम कहेंगे ब्लॉक या ब्लॉक पर्वत। और जो आसपास का जो हिस्सा नीचे रह गया, हम उसे कहेंगे भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। ये इस प्रकार भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी की एक घाटी का धंसने से बनेगा, किसी भाग का ऊपर उठने से भी इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से निर्माण हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। अब देखो, ये जो भ्रंश घाटी बनी है, जैसे ये हमारा कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर की तरफ यदि हम देखेंगे तो एक नदी प्रवाहित होती है इस भ्रंश घाटी से, जिसका नाम है नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और देखें, जो इस सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण भाग में जो भ्रंश घाटी बनी हुई है, जो ये भ्रंश घाटी है, इसमें भी एक नदी बहती है, नदी का नाम है तापी नदी। कौन सी नदी, तापी नदी। तो सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण की तरफ जो नदी बहती है, जिसका नाम क्या है, तापी नदी। और आप सबको पता होगा, जो पूर्वी घाट की तरफ जो नदियां बहती है, पूर्वी घाट की तरफ जो नदियां आती है, वो सभी क्या बनाती है, तो वो डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। और जो पश्चिमी घाट की तरफ जो नदियां आएगी, वो बनाती है ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख बनाती है। इसी कारण ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटाओं के लिए सर्वाधिक आकर्षित क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक ज्वार भाटा आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका थोड़ा खाका देखा है। अब इसके बारे में आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, तीनों पर्वतों के बारे में देखेंगे, राजीपला, महादेव और मैकाल पर्वतों के बारे में। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। ब्लॉक या ब्रह्मोत्थ पर्वत कहते हैं किसको, सतपुड़ा पर्वत। ये किसका उदाहरण है, ब्लॉक या ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण है। किस प्रकार का ब्लॉक और ब्रह्मोत्थ पर्वत होता है, किससे उनका निर्माण होता है, उसके बारे में हमने बात करी। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो इसकी जो लोकेशन है सतपुड़ा श्रेणी की, किस कहां तक का, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है, वो भी आपने लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे इन तीनों पर्वतों के आधार पर इसका अध्ययन। क्यों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। सतपुड़ा श्रेणी, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसका पहले बात करें विस्तार की। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कौन कौन से राज्यों में है, तो 3 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। जिसमें है कौन से राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार है। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार के 3 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। बात करते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई सतपुड़ा श्रेणी की लंबाई है 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर इसकी कुल क्या है, लंबाई है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 900 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि इसके अध्ययन की दृष्टि से हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, तो 3 भागों में बांटेंगे। वो भी लिख लेते हैं। अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण, वर्गीकरण कितने भागों में बांटेंगे, तो 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कौन कौन सी है, तो राजीपला, राजीपला पर्वत। फिर हम कौन सा देखेंगे, तो महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत के बाद कौन सा देखेंगे, मैकाल पर्वत। कौन सा, मैकाल पर्वत।
बात करते हैं राजीपला कौन से राज्य में विस्तारित है, तो ये गुजरात राज्य में है। महादेव पर्वत कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी श्रेणी का विस्तार है महादेव पर्वत, तो सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। फिर बात करें मैकाल पर्वत के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं कि महादेव श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला इसकी सर्वोच्च चोटी इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ पर्वत चोटी किसकी सर्वोच्च चोटी है, महादेव पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर बात करते हैं मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी के बारे में। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक पर्वत चोटी मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो कौन सी श्रेणी में स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ हिल स्टेशनों के बारे में। तो ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जो धूपगढ़ है, वहां पर एक महादेव पर्वत श्रृंखला में एक हिल स्टेशन आता है। हिल स्टेशन का नाम क्या है, तो देखो हिल स्टेशन का नाम है पंचमढ़ी। सर्दियों में यदि आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बर्फ ढकी हुई दिखाई देगी इस पर्वत पर। अमरकंटक पर्वत चोटी से आपको पता है 2 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का, 2 नदियों का। नदियों का नाम क्या है, तो देखो नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, और एक कौन सी नदी, सोन नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी, इन दोनों का उद्गम कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। कौन से पर्वत से होता है, मैकाल पर्वत से। कौन सी पर्वत चोटी से होता है, तो अमरकंटक पर्वत चोटी से इसका क्या होता है, तो उद्गम होता है। तो इस प्रकार से हमने इसका थोड़ा एक खाका देखा। इस खाके के बारे में हमने बात की। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग है, राजीपला पर्वत, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत। तो ये इस प्रकार की विशेषता है किसकी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। अब बातें करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है, तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो इसके आसपास के भाग भ्रंश घाटी बनी होंगी। उन भ्रंश घाटियों से 2 नदियों का प्रवाहित, तो 2 नदियों का प्रवाहित क्षेत्र है। कौन कौन सी नदियां, तो नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में है, और जो तापी नदी है सतपुड़ा के कहां से गुजरती है, दक्षिण भाग से गुजरती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से हमारी ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूरी होती है। अब हम देखेंगे विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला जिसे भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं, जिसके दक्षिण में बहने वाली नदियां अरब सागर की तरफ जाती है। कहां पर जाती है, अरब सागर में दक्षिण की ओर बहती है। और उत्तर में बहने वाली नदी जो चंबल नदी जो मुख्य नदी है, उस और एक माही नदी जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। और दक्षिण वाली नदियां कहां पे बहती है, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। इस प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला हेडिंग डाल लीजिएगा। अब देखते हैं इसका विस्तार कहां कहां है, कौन कौन से राज्यों में है, किस प्रकार हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से, वो भी देखने वाले हैं। तो इसमें पहले हम एक मैप के माध्यम से देखेंगे। तो एक छोटा सा मैप आप भी साथ साथ बना लो, ताकि उसमें आपको चीजें समझना आसान हो जाए। ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में हम देखेंगे हमारी जो सबसे उत्तर में कौन सी थी, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत के बाद हम देखने वाले हैं इस प्रकार से इस विंध्याचल पर्वत के बारे में। ये हमारा कौन है, विंध्याचल श्रेणी है। इसके नीचे हमने देखी थी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में। ये जो विंध्याचल श्रेणी है 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। उत्तर में हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, राजस्थान, गुजरात,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कौन सा है, बिहार। बिहार। इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में, और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है कहां पे है, तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक इसका विस्तार कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, 3-4 राज्यों में इसका विस्तार है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में इसका विस्तार है। फिर बात करते हैं इसके आगे, इसकी और कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, हम इसको किस प्रकार से बांट सकते हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद यदि हम इसके बारे में देखें, इसकी 3 प्रमुख पर्वत, इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन सी है, तो देखो एक तो यहाँ पे आएंगी विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के बाद आएगा बांडेर पर्वत। कौन सा पर्वत आएगा, बांडेर पर्वत। और फिर आएगा कैमूर पर्वत। कौन सा आएगा, कैमूर पर्वत। तो 3 भागों में इसको बांट सकते हैं, विंध्यन, बांडेर और कैमूर के रूप में। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 1200 किलोमीटर लंबाई में है। 1200 किलोमीटर लंबाई में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो इस प्रकार 5 राज्यों में या 4 राज्यों में इसका मुख्य विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार इसका मध्य प्रदेश के अंदर है। तो चलो इसके बारे में डिटेल लिख लेते हैं। अब पहले देखते हैं इसका विस्तार। तो इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में है, तो एक तो है गुजरात राज्य में इसका विस्तार, राजस्थान में भी इसका विस्तार है, राजस्थान और यूपी की सीमा पर लगता है, तो राजस्थान और यूपी दोनों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में इसका विस्तार। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश में इसका जो क्या विस्तार कैसा है, सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार। पूछा जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में होगा, मध्य प्रदेश राज्य में होगा। उसके बाद देखें तो कौन से राज्य में है, बिहार में। और बिहार के कौन से जिले में है, तो सासाराम में। सासाराम में इसका सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। सासाराम बिहार तक इसका विस्तार है। तो ये इसका विस्तार है। अब बात करें विस्तार के अंदर इसकी लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। फिर बात कर लेते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुडविल, गुडविल या सद्भावना, सद्भावना। कौन से राज्य में है, अजी गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में है। कितने मीटर ऊंची है, तो 752 मीटर ऊंची। कितने मीटर ऊंची है, 752 मीटर ऊंची है, गुजरात राज्य में स्थित है। नाम है सद्भावना या कहें तो गुडविल। लंबाई इसकी 1200 मीटर है। इसका विस्तार बिहार के सासाराम तक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसका विस्तार, गुजरात में भी इसका विस्तार है। कुछ इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला हमें भारत के मैप में दिखाई देती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से हमने बात की विंध्याचल पर्वत के बारे में। अब इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विंध्याचल पर्वत को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अब इसके जो विंध्याचल पर्वत की जो दक्षिण में जो नदियां हैं वो दक्षिण की तरफ बहती है और उत्तर की नदियां उत्तर की तरफ बहती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण,
वर्गीकरण। वर्गीकरण इसका 3 भागों में करेंगे। कौन कौन से भाग होंगे देखो। पहला विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत। दूसरा भांडेर पर्वत, भांडेर पर्वत। और तीसरा कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत। तो इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, विंध्यन पर्वत, भांडेर पर्वत और कैमूर पर्वत। तो ये हमने बात की किसके बारे में, तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब यहाँ पर कुछ क्या है, चट्टाने हैं और यहाँ पे कुछ खनिज, यहाँ पे जो चट्टाने हैं वहां से क्या निकलेंगे, खनिज भी निकल रहे होंगे, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी चट्टाने यहाँ पे पाई जाती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख चट्टानों के बारे में देखते हैं। ये भी आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की प्रमुख चट्टाने। प्रमुख चट्टाने एवं खनिज। विंध्याचल पर्वत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टाने एवं वहां के प्रमुख खनिज। तो देखो यहाँ पर जो चट्टाने पाई जाती है, कैसी कैसी पाई जाती है। एक तो देखो बलुआ पत्थर की चट्टाने पाई जाती है। प्रमुख चट्टानों में कौन कौन सी हैं, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, इसे खनिज भी कह सकते हैं, चट्टाने भी कह सकते हैं। चूना पत्थर भी यहाँ से निकलता है, चूना पत्थर भी यहाँ से निकलता है। उसके बाद में लाल पत्थर भी यहाँ से निकलता है, लाल पत्थर। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन। कोटा स्टोन जो राजस्थान से निकलता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार जो राजस्थान में है वहां से निकलता है, कौन सा, कोटा स्टोन। उसके बाद में इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी में का विस्तार जो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, वहां से किसका खनन किया जाता था, हीरे का भी खनन किया जाता था। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, हीरा भी पाया जाता है। पहले इसका से खनन किया जाता था, वर्तमान में इसका खनन क्या है, बंद है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन और हीरा यहाँ के प्रमुख खनिज है, या इन्हें हम कह सकते हैं ये चट्टाने है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम चट्टाने या खनिजों को देखते हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। तो ये है हमारी विंध्याचल पर्वतमाला। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अरावली पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला। ये किसे कहते हैं, तो अरावली को। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, अरावली को कहते हैं। जिसका निर्माण तैतीस सागर में पाए जाने वाले अवसाद से हुआ है। तो ये कैसी चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने यहाँ पे पाई जाती है। इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो इसका मैप में देखते हैं पहले। तो आप भी साथ साथ में मैप बना लिया करो। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में कुछ इस प्रकार से ये पाई जाती है अरावली। अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक इसका क्या है, विस्तार है। इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 692 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। 4 राज्यों में ये स्थित पर्वत श्रृंखला है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो 4 राज्य या 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इसका क्या है, विस्तार है। किसका विस्तार है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहां तक इसका विस्तार है। इसको बात करें गुजरात में कहां से, तो गुजरात में जगह है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा या जो कहां पे स्थित है, पालनपुर जिले में स्थित है। पालनपुर जिले में स्थान स्थित है खेड़ ब्रह्मा। वहां से इसका विस्तार प्रारंभ होता है। और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी
तक इसका क्या है, विस्तार है। जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना है, राष्ट्रपति भवन, वो इसी पर्वत श्रृंखला पर बना है, रायसीना की पहाड़ी पर बना है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। अरब सागर से इसका उद्भव माना जाता है, अरब सागर से इसका उद्भव माना जाता है। अरब सागर में बात करें तो मिनीकाय द्वीप से, मिनीकाय द्वीप से, अरब सागर के मिनीकाय द्वीप से इसका उद्भव माना जाता है। और उसके बाद ये कहां पे रहती है, तो भूगर्भ में रहती है। और जब ये धरातल पर सबसे पहले दिखाई कहां पे देती है, तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर जिला कौन सी राज्य है, गुजरात राज्य में ये दिखाई देती है। उसके बाद में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। 4 राज्यों में इसका प्रमुख विस्तार है। अब बात करते हैं अरावली का। विशेषताओं बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, निर्माण की दृष्टि से बात करें, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसका निर्माण 33 सागर से माना जाता है, 33 सागर से माना जाता है। और साथ में यह गोंडवाना लैंड का विस्तार है, गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है। 33 सागर से निर्माण माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भी क्या है, हिस्सा है। क्योंकि अभी सारी गति से बना है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें थी उनके अभिसारी गति से इसका निर्माण हुआ है। इसमें कुछ हिस्सा किसका आता है, गोंडवाना लैंड का भी आता है। इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला है। कितने राज्यों में इसका विस्तार है, बात करते हैं विस्तार के बारे में। अरावली का विस्तार, इसका विस्तार 4 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में है। कौन कौन से में है, गुजरात में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और कौन सा है, तो दिल्ली। यहां तक इसका क्या है, विस्तार। गुजरात में इसका विस्तार प्रारंभ होता है खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा। जिला कौन सा, पालनपुर जिला। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में यदि बात करें तो दिल्ली में इसका जो विस्तार है कहां तक है, राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में हम और लिखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं कि यह किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है। तो देखो, इसका जो निर्माण हुआ है वो 33 सागर के अवसाद के रूप में हुआ है, इसीलिए इसे, और सबसे प्राचीन है तो अब ये किसके रूप में बची है, एक अवशिष्ट के रूप में बची है। तो इसे कहेंगे यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। इसके वर्गीकरण की कहें या इसके उपनामों की बात करें तो इसके वर्गीकरण में हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। तो 4 भागों में बांटेंगे। जिसको इसका नाम बात करें तो एक तो है अरावली, अरावली के बाद आडावल, आडावल के बाद ढोंसी, और ढोंसी के बाद में रायसीना। अरावली पहाड़ी, आडावल पहाड़ी, ढोंसी की पहाड़ी और रायसीना की पहाड़ी, ये इसके नाम भी कह सकते हैं कि इन नामों से जाना जाता है इस अरावली को। अब बात करते हैं अरावली से कहां पे कहते हैं, तो अरावली कहते हैं गुजरात में। आडावल कहां पे कहते हैं, तो राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार है। ढोंसी कहां पे कहते हैं, तो ढोंसी से हरियाणा में कहते हैं। कहां पे कहते हैं, हरियाणा में। रायसीना की पहाड़ी का विस्तार कौन से राज्य में है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में है। इस प्रकार से इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से देख सकते हैं। अरावली
आडावल, धौंसी और रायसीना। अरावली की जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। गुजरात में अरावली, राजस्थान में आडावल, हरियाणा में धौंसी और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी इसका विस्तार है। ये इसके बारे में हमने बात कर ली। यदि बात करें अरावली का जनक किसे कहते हैं, तो अरावली का जनक अरब सागर को कहते हैं। वो भी यहां पे लिख लो, नोट लगा के लिखो। अरावली का जनक अरब सागर को कहते हैं, अरब सागर को कहते हैं, क्योंकि अरब सागर के मिनीकॉय द्वीप से इस अरावली का विस्तार प्रारंभ माना जाता है, वहां से इसका उद्भव माना जाता है। और वहां जो इसका उद्भव होता है वो भूगर्भिक होता है। उसके बाद में ये जो धरातल पर जो सबसे पहले दिखाई देती है खेड़ ब्रह्मा से दिखाई देती है, जिला पालनपुर है। फिर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रायसेना की पहाड़ी तक इसका अंतिम विस्तार है। यह एक जनेऊ की आकृति में दिखाई देती है। राजस्थान को यह लगभग 2 भागों में बांटती है। राजस्थान में जलवायु का विभाजन करती है, जल का विभाजन करती है, वर्षा का भी विभाजन करती है, भौगोलिक स्वरूप का भी ये विभाजन करती है। अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान पाया जाता है और अरावली के पूर्व के अंदर मैदानी भाग या पठारी भाग पाए जाते हैं। अरावली को जल विभाजक रेखा इसलिए कहते हैं कि अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर की तरफ आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा किसके बारे में, अरावली के बारे में। अरावली की सर्वोच्च चोटी के बारे में देख लेते हैं। सर्वोच्च चोटी, अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर जिसे हम मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं। इसकी जो कुल लंबाई, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। अरावली के ऊपर एक मंदिर, इस गुरु शिखर पर एक मंदिर स्थित है दत्तात्रेय ऋषि का, और उसकी जो ऊंचाई है 5 मीटर है। इसीलिए उसको साथ में मिला दे तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1727 मीटर हो जाएगी। आपको कहीं कहीं ये 1727 मीटर भी देखने को मिलेगा। उसमें क्या किया जाता है कि गुरु शिखर के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है दत्तात्रेय ऋषि जी का, तो उनको भी साथ में जोड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ये हमने बात की अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बढ़ते हैं आगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की कुछ और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत की कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाएं, अन्य पर्वत श्रेणियां मैप के माध्यम से देखेंगे। उनके नाम और उनके कौन से राज्य में वो स्थित है, उनके लोकेशन देखनी है, बस इतना ही। और इसी प्रकार से आज हमारा प्रायद्वीपीय भारत पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भारत के तटीय मैदानों के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियां। कौन से राज्य में है, किस नाम से है, बस इतना ही हमें देखना है। पहले मैप में देख लेते हैं, साथ साथ में मैप में उनकी लोकेशन देखेंगे और उनके नाम देखते हुए हम चलेंगे। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें हम जो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें है एक तो सतमाला पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रेणी, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार से इनके हम नाम देखेंगे। एक है जिसका नाम बालघाट या बालाघाट पर्वत श्रेणी, सतमाला पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, गृहजात पर्वत श्रेणी। तो ये कुछ यहाँ की और प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। एक और लिखें तो महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी। तो इस प्रकार से ये कुछ पर्वत है।
अब इसमें देखें इनकी लोकेशन, तो सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में कौन सी है? सतमाला। सतमाला के बाद आती है अजंता। कौन सी आती है? अजंता। वो भी कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। सतमाला, अजंता। उसके बाद आती है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र भी कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हरिश्चंद्र के साथ में ही एक और आती है जिसका नाम है बालाघाट। यहीं पे एक और पर्वत श्रेणी कौन सी है? बालाघाट। बालाघाट पर्वत श्रेणी भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो हमने देख ली कौन कौन सी। सतमाला कहां पे है? महाराष्ट्र में। अजंता भी महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में। बालाघाट भी महाराष्ट्र में। उसके बाद एक और है महादेव पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से कुछ है। ये भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। कौन सी है? ये महादेव पर्वत श्रेणी। महादेव पर्वत, ये महादेव पर्वत श्रेणी भी कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। ये भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। और बालाघाट भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। अब कौन सी बच गई? तो ग्रहजात पर्वत श्रेणी बच गई। ये जो ग्रहजात पर्वत श्रेणी है ये 3 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। कौन कौन से है वो 3 राज्य? तो देखो, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है। और कौन से में है? झारखंड में है। और एक और कौन सा बच गया? तो ओडिशा। इस प्रकार से ये कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में। कौन सी? ग्रहजात पर्वत श्रेणी। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में इसका विस्तार है। ये कुछ इस प्रकार से है। इधर कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। कौन सी है? तो ग्रहजात पर्वत श्रेणी। ग्रहजात पर्वत श्रेणी 3 राज्यों में है। कौन कौन से में है? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में स्थित ये एक पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार से ये कुछ 4-5 अन्य पर्वत श्रेणियां जिनके बारे में हमने बात की। तो ये हमारा पूरा होता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जो हमने बात कर रहे थे वो हमारा पूरा होता है। इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे तटीय मैदानों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे दोनों पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।